ACPPSC। इस वीडियो में हम UPPSC 2024 के लिए क्विज़ नंबर 5 करेंगे और इस क्विज़ में हमारे PYQ के क्वेश्चन और करंट अफेयर इंक्लूड होगा। UPPSC और RO और जितने भी आपके स्टेट PCS एग्ज़ाम इस ड्यूरेशन में हो रहे होंगे, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये 90 डेज़ प्रीलिम्स कोर्स है, कंप्लीट प्रीलिम्स का, और मेंस 1 मेंस 2 तो मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बता रखा है कि अगर आपका 50% प्रीलिम्स कंप्लीट है तो यू कैन ऑप्ट एनी वन। 30 अगस्त तक मैं बोलती हूँ, अगर आपका 50% भी प्रीलिम्स कंप्लीट है, 30 अगस्त तक आप मेंस का जो है कुछ चीज़ें आप जो है कवर कर सकते हैं, स्टिल यू कैन ऑप्ट। तो बाकी ये प्रीलिम्स का है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। एंड ये 2025 का कोर्स है, तो ये 2025 का कोर्स है ये सारा, और ये बैच जो है वो 12 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। और बेसिकली ये टॉपर्स की कॉपीज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ से देख सकते हैं। प्रीलिम्स का जो कोर्स था उससे डायरेक्ट 102 क्वेश्चन आए थे, और नीचे PDF होगी, वहाँ से वेरीफाई कर लेना। और मेंस का जो है 96 आए थे आउट ऑफ द 120। चलिए हम अपना क्विज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने प्रपोज किया था प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। तो जो हमारी प्रोसीडिंग थी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो स्टार्ट हुई थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से, जो जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किया था ऑन 13 दिसंबर 1946। डेट याद कर लेना, कभी कभी एग्ज़ाम में जो है डायरेक्ट डेट आ जाती है। और ये पास कब हुआ? ये पास हुआ 22 जनवरी 1947 में। तो देखो, ईयर चेंज हो रहा है, माना कि ईयर चेंज हो रहा है, लेकिन मुश्किल से 1 महीने कुछ दिन का डिफरेंस है इसमें। तो कंफ्यूज मत होना कि 1 महीने कुछ दिन का डिफरेंस है। मतलब याद करने का ये तरीका है कि 13 दिसंबर को पास हो रहा है और उसके 1 महीने कुछ दिन बाद जो है मतलब रखा गया, और उसके 1 महीने कुछ दिन बाद ये पास हो गया। तो 13 दिसंबर और पास हुआ 22 दिसंबर को। और बाकी ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो फाउंडेशन बना प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इसका आंसर है आंसर ए। नेक्स्ट है, हु वॉज द चेयरमैन of the advisory committee on fundamental rights and minorities constituted by the constituent assembly। तो कौन था चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज? तो इसका आंसर है आंसर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार पटेल वॉज द चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी। और ये जो कमेटी थी, इसकी 2 सब कमेटी थी। तो इसकी जो ये हमारी एडवाइजरी कमेटी थी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़, इसकी 2 सब कमेटी थी। पहली थी फंडामेंटल राइट सब कमेटी, और इसकी चेयरमैनशिप किसके पास थी? JB कृपलानी के पास। और फिर एक थी माइनॉरिटी सब कमेटी, और इसकी चेयरमैनशिप किसके पास थी? SC मुखर्जी के पास। और ये एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी थी, वो किसके पास थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये ध्यान रखना। इसका आंसर हो गया आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर BR अम्बेडकर हैड हाउ मेनी अदर मेंबर? तो कितने मेंबर्स थे? तो इसका आंसर होगा, इसमें देखो ये लिखा है कि अंडर BR अम्बेडकर हैड हाउ मेनी अदर मेंबर, मतलब और अदर कितने मेंबर्स थे? तो इसका आंसर होगा आंसर बी, 6। तो टोटल कितने मेंबर्स थे? 7 थे। 7, एक तो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन BR अम्बेडकर और प्लस 6। तो BR अम्बेडकर के अलावा और कितने थे? 6 थे। तो 6 कौन थे? N गोपाला स्वामी अयंगर, फिर अलादी कृष्ण स्वामी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM
मुंशी मोहम्मद सादुल्ला, फिर BL मित्तर एंड DP खेतान। फिर उसके बाद क्या हुआ, N माधवराव ने जो है BL मित्तल को रिप्लेस कर दिया, और TT कृष्णचारी जो है वो इंक्लूड हुए आफ्टर द डेथ ऑफ DP खतान। तो फिर इनकी जगह कौन आए, TT कृष्णचारी। तो इस तरीके से थे BR अम्बेडकर, एंड 1 2 3 4 5 और ये 6। बाकी आप देखना, BL मित्तर को रिप्लेस कर दिया N माधवराव और DP खतान को TT कृष्णचारी। तो देखो याद कर लेना कि मित्तर है यहाँ माधव है, और खेतान है यहाँ, और यहाँ कृष्णचारी है MM और KK, ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल फ्लैग कमेटी। तो नेशनल फ्लैग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो इसका आंसर है आंसर B राजेंद्र प्रसाद। तो नेशनल फ्लैग असेंबली के चेयरमैन वही थे जो चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो देखो जो हमारा दो फ्लैग कमेटी थी जो इंडियन हिस्ट्री में है, एक तो फ्लैग कमेटी जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट हुई थी 2 अप्रैल 1931, कहाँ, कराची सेशन में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक ये थी, एक एडहॉक कमेटी थी ऑन द नेशनल फ्लैग कमेटी। तो ये एडहॉक वाली कब आई थी, एडहॉक कमेटी थी ये आई थी 23 जून नेशनल 1947, जिसकी चेयरमैनशिप थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। तो ये इसका आंसर है। आप मुझे बताएंगे कि फ्लैग, नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ था, कमेंट बॉक्स में नेशनल फ्लैग जो है कब अडॉप्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी या कमीशन रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर है स्वर्ण सिंह कमेटी। तो आपका पार्ट 4A आपका किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ऐसे याद करना कि 3 जो है वो फंडामेंटल राइट है, 4 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, और 4A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज है। और इसके अंदर आर्टिकल कौन से आते हैं, आर्टिकल 51A, और 51 के अंदर ही आपके ABCD करके आपकी 11 जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं। ओरिजिनली जो है फंडामेंटल ड्यूटीज 10 थी, लेकिन बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो है वो एक फंडामेंटल ड्यूटीज और इंक्लूड हुई। कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आई हैं, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, हु इज द हेड ऑफ द नेशनल डिफेंस कमेटी। तो नेशनल डिफेंस कमेटी के हेड कौन होते हैं, ये होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द नेशनल डिफेंस कमेटी। इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिलेटेड टू द अकाउंट ऑफ द यूनियन आर सबमिटेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। दो कैग की जो रिपोर्ट है रिलेटेड टू द अकाउंट ऑफ यूनियन, देखो जब क्वेश्चन समझ में ना आया करे ना तो हमेशा क्वेश्चन को ये ब्रेक कर लिया करो। ये मैं आपको क्वेश्चन करने का तरीका बता रही हूँ। क्या पूछा, कैग की रिपोर्ट रिलेटेड किससे है, अकाउंट ऑफ द यूनियन आर सबमिटेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये किसको सबमिट होगी, कैग की रिपोर्ट। तो इसका आंसर है आंसर डी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल आपका 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है दे शैल बी अ कैग,
एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होना चाहिए जो अपॉइंट करेगा बाय द प्रेसिडेंट अंडर द वारंट by warrant under his hand and seal and shall be removed in the office in the manner like the judge of the supreme court. तो कैग को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट. और रिमूव कैसे होता है कैग? एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. जैसे जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिमूव हुआ वैसे ही कैग रिमूव होता है. तो कैग क्या करता है? कैग जो है ऑडिट करता है ऑल द रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये सबमिट करता है अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को. कैग जो है अपनी रिपोर्ट सबसे पहले किसको सबमिट करता है? प्रेसिडेंट को. ये इसका आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग अटेंड द मीटिंग ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट. इसमें से कौन मीटिंग अटेंड करता है पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट? तो ये आंसर हो गया. आंसर सी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट अटेंड करता है. तो आर्टिकल जो है आपका 149 प्रिस्क्राइब दोज ड्यूटीज एंड पावर शेल बी परफॉर्म्ड एंड एक्सरसाइज बाय हिम. कैग कौन सी ड्यूटीज एंड कौन सी पावर जो है वो करेगा उसमें ये लिखा गया है. तो ये सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसल्टेटिव कमिटी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर रेलवे जोन इज कंस्टिट्यूटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. तो कंसल्टेटिव कमिटी ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर द रेलवे जोन ये कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ द पार्लियामेंट्री अफेयर. तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर जो है कॉन्स्टिट्यूट करती है कंसल्टेटिव कमेटी फॉर द रेलवे जोन. एमपीज जो होते हैं वो रिस्पेक्टिव जोन के वो इलेक्टेड होते हैं एज अ मेंबर. इसका आंसर सी हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट. तो लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट कौन सी है? तो इसका आंसर है आंसर बी, द कमेटी ऑन एस्टिमेट्स. तो देखो ऐसे याद कर लेना, लार्जेस्ट मतलब एनलार्ज से याद कर लेना. एनलार्ज, ई फॉर एनलार्ज, ई फॉर एस्टिमेट्स. तो ये एस्टिमेट्स कमेटी जो है सबसे लार्जेस्ट कमेटी है. ये एस्टिमेट कमेटी जो सबसे पहली बार 1950 में बनी थी और ये पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसके अंदर 30 मेंबर्स हैं और ये जो है इलेक्टेड होते हैं एवरी ईयर बाय लोकसभा. जो चेयरमैन होते हैं वो कमेटी के वो अपॉइंट होते हैं बाय स्पीकर. स्पीकर जो है अपॉइंट करता है चेयरमैन को अमंग्स इट्स मेंबर. और इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या है कि ऑल्टरनेटिव पॉलिसी बताता है टू ब्रिंग एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी इन द एडमिनिस्ट्रेशन. तो चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है? चेयरमैन अपॉइंटेड बाय स्पीकर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पब्लिक अकाउंट कमिटी प्रेजेंट इट रिपोर्ट्स टू. तो पब्लिक अकाउंट कमिटी अपनी रिपोर्ट्स किसको देता है? तो पैक जो है अपनी रिपोर्ट देता है पार्लियामेंट को. इसका आंसर है ए, पार्लियामेंट. पैक अपनी रिपोर्ट देता है पार्लियामेंट को. तो जो पैक है पब्लिक अकाउंट कमेटी वो फॉर्म्ड होती है एवरी ईयर विद द स्ट्रेंथ ऑफ नॉट मोर देन 22 मेंबर्स. 15 जो है वो लोकसभा से और 7 जो है वो राज्यसभा से. इसका फंक्शन क्या होता है? टू एग्जामिन एंड ऑडिट द रिपोर्ट ऑफ द कैग एंड सबमिट इट टू द पार्लियामेंट. तो क्या करता है पैक क्या करता है? कैग की रिपोर्ट को एग्जामिन करता है और इसको एग्जामिन करने के बाद ये जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट में
सबमिट कर देता है, पार्लियामेंट में सबमिट कर देता है, ये इसका काम होता है। अब देखो ये क्वेश्चन है प्रेजेंट इट रिपोर्ट्स टू द पार्लियामेंट। अब यूपीपीएससी ने एक और क्वेश्चन दिया और इसने कहा, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी, सबमिट इट रिपोर्ट्स टू। अब इसमें क्या है, इसमें पार्लियामेंट ऑप्शन नहीं है, इसमें इसने ऑप्शन चेंज कर दिए हैं, कैग कर दिया है, स्पीकर कर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर कर दिया है एंड प्रेसिडेंट कर दिया है। तो आपको पता है कि कैग जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है पार्लियामेंट को सबमिट करता है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर जो सिमिलैरिटी में इसका आंसर है वो हो जाएगा आंसर बी। तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा को सबमिट करता है। तो कैग जो है अपनी रिपोर्ट करता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, क्योंकि जो पैक जो पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, क्योंकि जो पैक की रिपोर्ट है वो प्रेजेंट होती है आपकी सिर्फ लोकसभा के अंदर। देखो सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, लेकिन ऑप्शन चेंज कर दिए हैं, तो आपको जो कंफ्यूजन ना हो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन रखा है कि किस तरीके से यूपीपीएससी जो है ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन के जो है ऑप्शंस चेंज करके आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। तो इसका जो है सबमिटेड रिपोर्ट्स टू पार्लियामेंट भी इसका आंसर हो जाएगा और स्पीकर भी इसका आंसर हो जाएगा। और कहाँ सबमिट होती है, लोकसभा में, तभी स्पीकर है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी सेटअप फॉर प्रोबिंग द 2G स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी आई थी 2G स्पेक्ट्रम के लिए, वो कितने मेंबर से कंसिस्ट थी? तो इसका आंसर है आंसर बी 20 मेंबर्स फ्रॉम द लोकसभा एंड 10 मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आई थी तो 2G स्पेक्ट्रम के लिए उसके अंदर 30 मेंबर्स थे, 20 फ्रॉम ये और। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एग्जामिन द 2G स्कैम इज हेडेड बाय। तो इसका आंसर है आंसर बी पीसी चाको। तो पीसी चाको वॉज। अब ये देखिए, ये जब ये थे 2G स्कैम वाले एंड इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो सबमिट करी थी, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी स्पीकर को, और उस टाइम स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार, फर्स्ट विमेन स्पीकर। और ये यूपीपीएससी 2023 में ये क्वेश्चन आया है, फर्स्ट विमेन स्पीकर। नेक्स्ट है इन व्हाट वेज डज द इंडियन पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंडियन पार्लियामेंट किस तरीके से एक्सरसाइज कंट्रोल करती है ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन? तो इसका आंसर हो गया थ्रू द पार्लियामेंट्री कमेटीज। तो क्या है कि इंडियन पार्लियामेंट जो है, द पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द पार्लियामेंट्री कमेटीज। जैसे पैक हो गया पार्लियामेंट्री, तो ऑडिट कर रहा है, कैग को ऑडिट कर रहा है, एस्टिमेट कमेटी हो गया, स्टैंडिंग कमेटीज हो गया, तो इन सारी से वो एक्सरसाइज कंट्रोल करती है ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द यूनियन स्टेट रिलेशन इन इंडिया? इसमें से कौन सा जो है रिलेटेड नहीं है यूनियन स्टेट रिलेशन से? तो इसका आंसर है आंसर सी इंद्रजीत। तो सरकारिया कमीशन इज रिलेटेड टू यूनियन स्टेट रिलेशन, राजमन्नार इज ऑल्सो एंड पुंची कमीशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू द यूनियन स्टेट। तो जो आपका इंद्रजीत गुप्ता कमेटी है वो इस्टेब्लिश हुई थी 1998 में टू रिकमेंड ऑन द स्टेट फंडिंग ऑन द इलेक्शन। तो दिस इज रिलेटेड टू द स्टेट फंडिंग ऑन इलेक्शन, और बाकी सारी कमेटी जो है वो रिलेटेड है यूनियन स्टेट रिलेशन इन इंडिया। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज इम्पोज्ड एंड चार्ज बाय द यूनियन बट इज डिवाइडेड इनटू द यूनियन एंड स्टेट। तो टैक्स जो है इम्पोज्ड एंड चार्ज बाय यूनियन एंड डिवाइडेड यूनियन एंड स्टेट। तो इसका आंसर है आंसर बी टैक्स ऑन आइटम
एक्सेप्ट फॉर द एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम के अलावा जो है, तो आर्टिकल 270 जो है डील्स विद द टैक्सेस और ड्यूटीज विच आर लेविड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन एंड प्रोसीड देयरफॉर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, कि मतलब जो लेविड और कलेक्टेड होगी यूनियन के एंड डिवाइड जो होगी बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। नेक्स्ट है इंडियाज मॉडल ऑफ द ओम्बड्समैन इज कौन सा है, तो इसका आंसर हो गया आंसर डी, लोकपाल। तो पहली बार ये कब आया था, 1809 में आया था इन स्वीडन। हमारे यहाँ लोकपाल एक्ट कब आया है आप बताएंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द ऑफिस ऑफ द लोकायुक्त वॉज फर्स्ट एस्टैब्लिश। तो ऑफिस ऑफ द लोकायुक्त कहाँ एस्टैब्लिश हुआ था, तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। 1971 में फर्स्ट लोकायुक्त वॉज एस्टैब्लिश इन द महाराष्ट्र एंड फिर उसके बाद जो है लोकायुक्त अलग अलग स्टेट में हुआ, फिर बिहार में जो है 1973 और यूपी में जो है वो 1975, यूपी में 1975 में हुआ था। और उड़ीसा जो है पहला स्टेट था जिसने लोकायुक्त अबॉलिश किया था, कब किया था, 1993 में एबॉलिश। और दूसरी बात यही है कि उसने उड़ीसा ही पहला स्टेट था जिसने जो है लोकायुक्त का जो है लेजिस्लेशन पास किया था, लेकिन वो कभी भी एग्जिस्टेंस में नहीं आया था। लेकिन फिर बाद में जो है फर्स्ट स्टेट डेट अबॉलिश द लोकायुक्त इन 1993, अबॉलिश ही कर दिया। नेक्स्ट है इक्वल कॉन्ट्रास्ट टेक्निक, जो न्यूज़ में आई विच इज़ रिलेटेड टू, तो इक्वल कॉन्ट्रास्ट जो टेक्निक है वो रिलेटेड है सन एनालिसिस से। तो to analyze the image of the sun in the white light, so this is equal contrast technique. Next है consider the following statement with respect to the 15th summit of the BRICS. पहला, it was hosted by the South Africa for the first time since the inception. Second, foster high quality BRICS partnership, usher in a new era of the global development was the theme of the summit. तो इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें से दोनों गलत हैं। दोनों गलत क्या है कि ये तो बात सही है कि जो है 15 ब्रिक्स जो है 15 ब्रिक्स जो है वो हुई तो साउथ अफ्रीका में ही है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये जब से इसका ब्रिक्स बना है तब से ये थर्ड टाइम है कि ये साउथ अफ्रीका में हुई है। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि इसका जो थीम थी वो थी ब्रिक्स इन अफ्रीका। BRICS in Africa, partnership for mutually accelerated growth, sustainable development, inclusive multilateralism was the theme of the summit. BRICS in Africa ये थीम थी, तो इसका आंसर डी हो गया। ये थीम देख लीजिए, BRICS in Africa, partnership for the mutually accelerated growth, sustainable development and inclusive multilateralism was the theme of the summit. Consider the following statement regarding azulate corals. So these are non-reef building solitary corals and they derive most of their nourishment from the sun. They are also found in the shallow water region. तो इसमें से कौन सा सही है, तो इसका आंसर जो है पहला बिल्कुल सही है, दे आर नॉन रीफ बिल्डिंग, बिल्कुल सही है। दे ड्राइव मोस्ट ऑफ देयर नरिशमेंट फ्रॉम द सन, ये बिल्कुल गलत है। बिकॉज दे ड्राइव मोस्ट देयर नरिशमेंट फ्रॉम कैप्चरिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ द प्लैंक्टन्स। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ द प्लैंक्टन्स को जब कैप्चर करते हैं तब ये अपना नरिशमेंट लेते हैं। बिकॉज दीज ग्रुप ऑफ कोरल्स आर डीप सी, ये डीप सी में होते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द स्पीशीज जो है वो कहाँ मिलती हैं, 200 मीटर से 1000 मीटर के बीच में। तो दे जो अपना ये नरिशमेंट लेते हैं वो जो है प्लैंक्टन से लेते हैं। और ये जो है इनके अंदर जो आपका ज़ैंथलिया होता है वो नहीं होता है, और ये अपना न्यूट्रिशन सन से नहीं लेते हैं और वो अपना
प्लैंकटन से लेते हैं, और दे आर ऑल्सो फाउंड इन द शैलो वाटर रीजन। तो कुछ अकरेंस जो है उनकी शैलो वाटर कोस्टल रीजन में भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वर एडमिटेड एज द मेंबर इन द रीसेंट ब्रिक्स समिट। तो रीसेंट ब्रिक्स समिट में कौन कौन मेंबर हुए? तो 15th ब्रिक्स समिट हुई आपकी साउथ अफ्रीका के अंदर, और इसमें जो है क्या हुआ कि इनिशियली तो 6 मेंबर्स इंक्लूड होने वाले थे, लेकिन फिर बाद में जो है अर्जेंटीना ने ऑप्ट आउट कर दिया। अर्जेंटीना ने इसमें से निकल गए। फिर उसके बाद 5 मेंबर्स इंट्रोड्यूस हुए। 5 मेंबर्स इंट्रोड्यूस हुए, इसमें से कौन कौन से हैं? ईरान है, सऊदी है, यूएई है और यूथोपिया है। तो इसमें से सिर्फ 4 है। तो आप इसको इस तरीके से याद कर लेना, ईरान, सऊदी, इजिप्ट, इथोपिया एंड यूएई। इसको ऐसे याद कर लेना, ICU 5 कंट्रीज। तो पुरानी 5, नई 5, टोटल 10 हो गई, और इनकी मेंबरशिप जो है कब से इफेक्ट हुई? 1 जनवरी 2024 से फुल मेंबरशिप। इसका आंसर है ओनली 4। मुरमांग पोर्ट सीन इन रिव्यू इज लोकेटेड इन, तो इसका आंसर है आंसर सी, बैरेंट सी। तो ये कमर्शियल सी पोर्ट है एंड इट्स अ सी पोर्ट लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न शोर ऑफ द कोला बे और द बैरेंट सी इन द सिटी ऑफ द मुरमांग्स। ये जो है 4th पोर्ट है इन रशिया इन टर्म्स ऑफ द प्रोसेस गुड एंड सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट रशिया। तो ये जो मुन्स्पैंग पोर्ट है इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आइस फ्री पोर्ट। तो दिस इज द आइस फ्री पोर्ट। तो यही इसकी खास बात है, दिस इज अ आइस फ्री पोर्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द FIDE वर्ल्ड कप। It is a 256 player single elimination chess in tournament. The event is held every 4 years. तो इसका आंसर है आंसर डी, नाइदर 1 नाइदर 2। पहली बात, ये 128 प्लेयर का सिंगल एलिमेंट चेस टूर्नामेंट होता है। इट्स अ वाइटल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप क्वालिफिकेशन, और इसके अंदर इंक्लूड के होते हैं 7 राउंड्स ऑफ द मिनी मैचेस, 2 गेम ईच होते हैं, फॉलोड बाय द रैपिड एंड द ब्लिट्स टाई ब्रेक। इससे रिलेट मतलब पहले 7 मिनी मैचेस होते हैं, फिर विद 2 गेम ईच, फॉलोड बाय रैपिड और ब्लिट्स अगर नीड पड़ती है तो। फिर फाइनल जो है कंसिस्ट ऑफ द 4 गेम बिफोर द टाई ब्रेक्स। 2021 से जो एडिशन था, इससे जो नंबर ऑफ प्लेयर्स थे वो 206 ऐड हो गए हैं, और ये जो है हर 2 साल बाद होता है, रादर देन 4 ईयर, ये हर 2 साल बाद होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है गलत है। इसका आंसर डी हो गया। नेक्स्ट है, देखो ये सर्टिफिकेशन जो है UPPSC का बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। आई थिंक 2022 में भी पूछा है, 23 में भी कुछ पूछा है, 21 में भी पूछा है। तो ये सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा जो है UPPSC को बहुत पसंद है। तो कंसीडर द फॉलोइंग पेयर सर्टिफिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेड एंड ओवरसीन बाय। तो ये कुछ दे रखे हैं, पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इग्मार्क, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। तो इसका आंसर जो है इसका आंसर है आंसर बी, 2 and 3। पहला गलत है, दूसरा एंड तीसरा सही है। तो क्या है जो पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम है, इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ये इसको इम्प्लीमेंट करता है। आपका NPOP हो गया जो नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक फूड, तो इसको जो इम्प्लीमेंट करता है एपीडा इम्प्लीमेंट करता है, किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर। फिर उसके बाद एग्मार्क आपको पता ही है, ये बेसिकली सर्टिफिकेशन होता है फॉर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर।
ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आता है, लेकिन डायरेक्टरेट ऑफ द मार्केट एंड इंस्पेक्शन के अंदर। तो ये इसका आंसर बी एंड 2 एंड 3 हो जाएगा। तो अभी क्या है, ये इसमें न्यूज़ में था, तो एफएसएसआई और एपिडा ने एक न्यू यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो जो है वो बनाया है टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग इंडिया ऑर्गेनिक एंड जैविक भारत। तो अब जो है न्यू लोगो क्या होगा, यूनिफाइड इंडिया लोगो। तो पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। अभी ये क्या करता है, इंश्योर द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रोडक्शन एडहेयर टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो ये करता है। नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जो है वो आपका एपिडर है, और इट्स रेगुलेट द ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्टिफिकेशन, इन्वॉल्व एक्रीडेशन ऑफ द सर्टिफिकेशन बॉडीज, और ये सेट करता है स्टैंडर्ड फॉर द ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ये एक मार्क जो है वो सर्टिफिकेशन मार्क है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, इंश्योरिंग दैट दे कंफर्म टू अ ग्रेड स्टैंडर्ड नोटिफाइड बाय डायरेक्टरेट ऑफ द मार्केट एंड इंस्पेक्शन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ये इसके अंदर हो गया। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लंपी स्किन डिसीज। लंपी स्किन डिसीज इज अ वायरल इन्फेक्शन ऑफ द कैटल. LSD spread through the houseflies and mosquito. There are no reported cases of the lumpy skin disease in India. तो इसका आंसर है आंसर 1 and 2। 3 गलत है, आप न्यूज़पेपर में आपने खुद ही पढ़ लिया होगा, इतने सारे केसेस हुए हैं। तो लंपी डिसीज जो है वो कॉज्ड बाय द वायरस कॉल्ड द कैप्री पॉक्स वायरस। यूपीपीएससी आजकल जितने जो डिसीजेज हो रही हैं, ये हो रही हैं, उनकी वैक्सीन्स और वायरस, ये सारी चीज़ें पूछ लेता है। इट इज़ इमर्जिंग थ्रेट टू द लाइफ स्टॉक एंड इट्स जेनेटिकली डेवलप टू द गॉड पॉक्स एंड द शीप पॉक्स वायरस फैमिली। तो ये जो है पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय, इसका आंसर है आंसर सी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट है 2024, उसमें इंडिया की जो रैंक है वो 126 है। इंडिया की रैंक 126 है हैप्पीनेस रिपोर्ट में। इंडिया की रैंक जो है 126 है, और टॉप किसने किया है, पहले फिनलैंड ने, फिर आइसलैंड ने, फिनलैंड ने, फिर सेकंड नंबर पर डेनमार्क ने, फिर आइसलैंड ने, इन लोगों ने टॉप किया है 126 इंडिया। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क करता है, और ये 6 वेरिएबल्स को लेता है। किसको, जीडीपी पर कैपिटा, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हैविंग समवन टू काउंट ऑन, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, जनरसिटी एंड द फ्रीडम फ्रॉम द करप्शन। तो ये 6 वेरिएबल्स हैं जिसको ये काउंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज टाइटल उल्ची फ्रीडम शील्ड रिसेंटली न्यूज इज हेल्ड बाय। तो उल्ची जो फ्रीडम शील्ड है वो कौन हेल्ड करता है, इसका आंसर है आंसर इज साउथ कोरिया एंड यूएसए। तो फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज, उल्टी हेड शील्ड अगेंस्ट द जो नॉर्थ कोरिया का एस्केलेटेड थ्रेट हो रहा है उसके रिलेटेड ये एक्सरसाइज है, उल्ची फ्रीडम शील्ड फ्रॉम साउथ इन बिटवीन साउथ कोरिया एंड यूएसए। तो ये एक्सरसाइज है। तो बाकी ये जो प्रीलिम्स कोर्स है आप इसको देख सकते हैं, प्रीलिम्स कोर्स का ये सारी डिटेल लिखी गई है। अभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अब इसमें जो करंट अफेयर्स है वो सारा करंट अफेयर अपना कवर कर सकते हैं ये सारी चीज़ों को, और इसके हिसाब से अपने टेस्ट सीरीज़ और सारी चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं पूरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग। और बाकी ये 2025 का कोर्स है, और हम बाकी सारे क्विज़ भी इस तरीके से करेंगे, हम सारे PYQs कंप्लीट कर लेंगे अपने, और लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर थ्रू द क्विज़। ये 2 चीज़ें जो हैं, हम ये सारी चीज़ें थ्रू द क्विज़ अपने कंप्लीट कर लेंगे। 50-60 क्विज़ करेंगे हम, एंड 50-60 क्विज़ आर मोर देन इनफ PYQs की प्रैक्टिस करने के लिए। आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 1500 से 1800 क्वेश्चंस होंगे आपके पास
1800 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट होंगे इन क्विज के। इस तरीके से हम सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।